गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्यूशन कर रहे हैं केमिस्ट्री का जो आज का पेपर हुआ था 4 मार्च को 2026। तो उसका अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट केमिस्ट्री में आपको जो जो चीज़ें पूछी गई हैं उन चीज़ों का अपन देखें आपने कितना एक्यूरेट किया है कितना नहीं किया है, उन चीज़ों की अपन स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन दिया हुआ था बेटा, पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का कि आदर्श विलयन का उदाहरण है। आदर्श विलयन का उदाहरण है तो बुक के अंदर से सीधा का सीधा उठाया गया नॉर्मल हेक्सेन नॉर्मल हेप्टेन है, वो आदर्श विलयन होते हैं। नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन आदर्श विलयन है। तो इसका फर्स्ट आंसर होगा, इसका ए ऑप्शन होगा। सेकंड देखते हैं अपन, अधोलिखित में से अधिकतम वांट हाफ कारक आई का मान वाला प्रबल विद्युत अपघट्य है। आई का मान वाला प्रबल विद्युत अपघट्य है। इसमें चारों के चारों प्रबल विद्युत अपघट्य दे रखे हैं, लेकिन इसमें देखो बेटा NaCl होता है, NaCl होता है वो भी 2 आयन देगा, KCl भी 2 आयन देगा, MgSO4 भी 2 आयन देता है, लेकिन K2SO4 से अपने को 3 आयन मिलते हैं। तो आई का मान कितना हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य प्रबल विद्युत अपघट्य लिए अल्फा की वैल्यू 100 मान के चलते हैं। तो इसका डी ऑप्शन होगा। इसका कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा, K2SO4। ठीक है, आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में से, ये नहीं चल रहा, अधोलिखित में से विद्युत रोधी पदार्थ हैं। विद्युत रोधी पदार्थ कौन से हैं? जैसे ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी धातु है जो चालक होती है। टेफ्लॉन होता है, इसको छोड़ देते हैं एक बार। सोडियम धातु होती है, चालक होता है। सिल्वर होता है, वो भी चालक होता है। तो अपना सीधे सी बात है, पहले बहुलक नाम से चैप्टर लगता था, उसमें आता था टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन क्या होता है? विद्युत रोधी पदार्थ होता है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अपन, स्वर्ण की सतह पर HI का ऊष्मीय वियोजन हेतु अभिक्रिया की कोटि होती है। तो ये बेटा शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है? शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। तो इसका ए ऑप्शन है, सही होगा। आगे, वेग k x की पावर 3/2 y की पावर -1 y की पावर -1 उपरोक्त वेग व्यंजक के लिए अभिक्रिया की कुल कोटि होगी। तो कुल कोटि सीधी सी बात है, वेग व्यंजक के अंदर अभिकारकों की सांद्रता की घातांकों का योग जोड़ दो। तो अपन 3/2 प्लस माइनस का 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 बचेगा। कितना बचेगा? 1/2। तो 1/2 ऑप्शन किस में है? ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट, अधोलिखित में से संक्रमण तत्व है। जिंक होता है, जिंक इसमें से और चलेगी, जिंक, कैडमियम, सीजियम, रदरफोर्डियम। तो जिंक होता है, डी ब्लॉक का तत्व तो है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। तो इसका आंसर होता है बेटा रदरफोर्डियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला आयन है। इसमें देखो बेटा आयरन जो होता है ना, आयरन होता है, आयरन के अंदर Fe+2 है। तो इसमें D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 4s0 हो जाएगा, 3D में 6 हो गए। D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। तो सीधी सी बात है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। सबसे अधिक किस में होगा? Fe+2 में होगा। किस में होगा? Fe+2। बाकी सभी में देख लेना चाहिए, कम ही मिलेंगे। उसके बाद उभय तंतु लिगेंड का उदाहरण है। सिंपल सा एग्जांपल है, H2O मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, एक दंतुर होता है। NH3 भी एक दंतुर होता है, Cl भी एक दंतुर होता है। लेकिन NO2 होता है ना, वो एक दंतुर लिगेंड तो है, लेकिन एक दंतुर लिगेंड होने के साथ साथ ये उभय तंतुर लिगेंड भी है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अपने अपने लोन पेयर दे सकते हैं। नाइट्रोजन देगा तो ऑक्सीजन नहीं देगा। आगे, Pt NH3 की होल ट्वाइस, Cl NO2। संकुल में Pt की समन्वय संख्या है। तो Pt की समन्वय संख्या, चारों के चारों 3 प्रकार के लिगेंड जुड़े हैं और तीनों के तीनों किसमें? एक दंतुर लिगेंड है, लेकिन NH3 की संख्या कितनी है? 2। तो टोटल
2 तो NH3 लोन पेयर दे देगा, 1 Cl दे देगा और 1 कौन दे देगा NO2। तो इस तरह से टोटल 4 लोन पेयर देंगे तो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे फर्स्ट पार्ट में से आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता बेटा घटती है, क्योंकि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उसकी सतह को छोड़कर बाहर आएंगे और बाहर आएंगे तो उसकी विलेयता भी क्या होगी, घटेगी। नेक्स्ट है डिक्रीज होती है, इंग्लिश में बोलूँ तो। नेक्स्ट मोलल उन्नयन स्थिरांक की इकाई होती है, आपने पढ़ा होगा, चाहे मोलल उन्नयन स्थिरांक हो चाहे मोलल अवनमन स्थिरांक हो, उसकी इकाई होती है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। केल्विन किलोग्राम है मोल इनवर्स। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक की इकाई केल्विन किलोग्राम है मोल इनवर्स होती है। नेक्स्ट देते हैं, विद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता ताप बढ़ाने पर, धात्विक चालकों की ताप बढ़ाने पर चालकता क्या होती है, घटती है। लेकिन विद्युत अपघटनीय विलयनों की क्योंकि आयनन बढ़ने पर चालकता क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मान कितना है, 1.75 गुणा में 10⁻⁻5 लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स पाया गया तो अभिक्रिया की कोटि होगी। अभिक्रिया की कोटि के लिए अपने को कोई डाटा नहीं दे रखा, लेकिन क्या किसका मान दे रखा है, वेग स्थिरांक का मात्रक दे रखा है। क्या दे रखा है, वेग स्थिरांक का मात्रक है। और वेग स्थिरांक का मात्रक दे रखा है तो सीधी सी बात है, मात्रक मोल की पावर 1 माइनस कोटि अपॉन में, या ऐसे बोल दो लीटर कोटि -1 और सेकंड इनवर्स, ये मात्रक होता है। इससे अगर देखा जाए तो अगर कोटि की जगह 2 रख दूं तो यही मात्रक आएगा। तो मोल की पावर 1 - 2 लीटर की पावर 2 - 1 सेकंड इनवर्स। तो सीधी सी बात है, ये बचेगा लीटर मोल इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो इस तरह से ये कोटि कौन सी हो जाएगी, कोटि की जगह मैंने कितना रखा है, 2 वैल्यू रखी है, तो ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी, द्वितीय कोटि। उत्तर क्या होगा, द्वितीय कोटि, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। आगे देखते हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी में सबसे कम कर्ण एंथैल्पी का मान वाला तत्व कौन सा होता है। कर्ण एंथैल्पी होती है वो डिपेंड करती है बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे कम होती है जिंक में होती है। किस में होती है, जिंक में। तो सबसे कम कर्ण एंथैल्पी का मान किसका होगा, जिंक का होगा। जिंक के मूल अवस्था में डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, Zn+2 में भी कितने होते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो धात्विक बंध दुर्बल बनेगा। तो इसलिए इनकी कर्ण एंथैल्पी का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म के गैसीय विलयन में विलय विलायक, गैसीय विलयन है तो मैंने कहा, आपने पढ़ा ही होगा बेटा, गैसीय विलयन में, गैसीय विलयन जो होता है ना उसमें विलायक होता है ना, वो हमेशा गैस होती है। विलायक क्या होती है, हमेशा गैस। अब इसमें देखो बेटा 2 चीज़ें हैं, एक तो नाइट्रोजन है और एक क्या है, क्लोरोफॉर्म है, CH Cl3। नाइट्रोजन क्या है, गैस है, और ये कौन सी अवस्था में होता है, सामान्य ताप पर द्रव। अब सीधी सी बात है, गैस ये विलयन है तो विलायक की तरह काम कौन करेगा, गैस। और इस विलयन में गैस कौन है, नाइट्रोजन। तो विलायक का काम तो कौन करती है, नाइट्रोजन। तो किसका काम करेगी, विलायक का, और ये किसका काम करेगा, विलय का। तो सीधी सी बात है, इसमें नाइट्रोजन तो विलायक का काम करती है, जबकि क्लोरोफॉर्म किसका काम करता है, क्लोरोफॉर्म करता है विलय का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मर्क्यूरी सेल में प्रयुक्त एनोड का नाम लिखिए। मर्क्यूरी सेल में आपने पढ़ा होगा, एनोड का काम करता है जिंक अमलगम। कौन करता है, जिंक अमलगम। मर्क्यूरी सेल के अंदर एनोड का काम करता है जिंक अमलगम। अब NiCO4 में निकल की ऑक्सीकरण अवस्था का नाम लिखिए। NiCl4 में
निकल की ऑक्सीकरण अवस्था का नाम लिखिए। तो सीधी सी बात है, निकल की ऑक्सीकरण अवस्था होती है ना CO कार्बोनिल, उदासीन लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है तो निकल की ऑक्सीकरण अवस्था होगी ना वो शून्य होगी। ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी होगी? शून्य या 0 होगी। आगे, पृथक्करण मात्र चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। आपने डी ब्लॉक में पढ़ा होगा, म्यू इक्वल टू अंडर में n गुणा में n+2, ये सूत्र पढ़ा होगा। ये चुंबकीय आघूर्ण या पृथक्करण, पृथक्करण मात्र चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है जहाँ n होते हैं अयुग्मित, ऐसे भी लिख देना, जहाँ n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पृथक्करण संकुल का कोई एक उदाहरण देखिए। बहुत सारे उदाहरण है बेटा। आपने एक तो ये पढ़ा होगा K4 FeCN6, ये भी लिख सकते हो। एक आप जैसे CO K3 CO CN6 भी लिख सकते हो, ठीक है। इनमें से कोई हो, जैसे इसके संयोजी कोश में कितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि आंतरिक डी को इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो अगर संकरण में प्रयुक्त हो रहे हैं तो उनको निम्न सब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या निम्न पृथक्करण संकुल कहा जाता है। तो इन दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल अपने बुक में दे रखे हैं। दो स्थिरकवाती मिश्रण को परिभाषित कीजिए। स्थिरकवाती मिश्रण को परिभाषित, तो स्थिरकवाती क्या मिश्रण होता है बेटा? दो द्रव हों, दो द्रवों का मिश्रण, दो द्रवों का मिश्रण जो स्थिर ताप पर उबलता है, जो स्थिर ताप पर उबलता है, स्थिर ताप पर उबलता है, उबलता है, ठीक है। दो द्रवों का ऐसा मिश्रण जो स्थिर ताप पर उबलता है, स्थिरकवाती मिश्रण कहलाते हैं। अब न्यूनतम क्वथनांकी स्थिरकवाती मिश्रण को उदाहरण की सहायता से समझाइए। न्यूनतम क्वथनांकी स्थिरकवाती मिश्रण अपनी बुक में दे रखा है कि दो द्रवों का ऐसा मिश्रण जिसमें अणुओं के बीच में बंध क्या बने? दुर्बल बने, वो कम ताप पर उबल जाएगा। और इसका एग्जाम्पल अपने दे रखा है, एक तो CHCl3 प्लस C2H5OH यानी क्लोरोफॉर्म और एथेनॉल, इनका जो मिश्रण होता है ना वो क्या होता है? राउल्ट के नियम में धनात्मक विचलन वाले मिश्रण होते हैं ना, उनको न्यूनतम क्वथनांकी स्थिरकवाती मिश्रण कहा जाता है। तो ये अपने एग्जाम्पल दे रखा है, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन है, 16 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 800 मिलीलीटर विलयन बनाया गया। तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। अब मोलरता निकालनी है, तो मोलरता कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है? WB अपॉन में MB इंटू Vml है, इंटू कितना कर दें? 1000। अब यहाँ पे लिख दूँ गिवन, दिया क्या क्या है? WB विलय का दिया गया भार, विलय का भार कितना दे रखा है? 16.0 ग्राम। MB Vml दे रखा है अपने को कितना? 800 मिलीलीटर। कितना दे रखा है? 800 मिलीलीटर दे रखा है। उसके बाद अपने को क्या ज्ञात करना है? MB बराबर क्या होता है? NaOH का निकालना है। सोडियम का कितना होता है? 23 प्लस 16 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40। तो वैल्यू रख देते हैं सभी की, तो कितना हो गया? कितना दे रखा है इसका? WB 16 ग्राम, 16। MB की वैल्यू कितनी दे रखी है? 40 इंटू Vml कितना दे रखा है? 800 मिलीलीटर इंटू क्या कर दूँ? 1000।
तो सीधा सा काट लें, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 8 से ये 2 काट दो, 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 2 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो कितना आ गया 1.2 या 0.5। और मोलरता का मात्रा क्या होता है, मोल प्रति लीटर। क्या होता है, मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा 0.5 मोल प्रति लीटर। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान 2.31 गुणा में 10 की पावर -13 सेकंड इनवर्स है, तो अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल की गणना कीजिए। तो अर्ध आयु काल की गणना करनी है, तो इसमें अपने को ये पता चल गया वेग स्थिरांक के मात्रक सी, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है। और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल है टी हाफ है, इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपॉन में क्या होता है के। तो सीधी सी बात है 0.693 अपॉन में के की वैल्यू रखें 2.31 गुणा में 10 की पावर -13। इसको आगे करता हूँ मैं। तो देखो पॉइंट से इस पॉइंट से ये पॉइंट काटेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, 2 आगे खिसक जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 69.3 इंटू 10 की पावर 13 ऊपर पॉजिटिव हो गई, अपॉन में कितना हो जाएगा 231। अब इस पॉइंट को हटा दें, यहाँ पे कितनी बचेगी 10 की पावर है 12 बचेगी। ठीक है, एक आगे खिसक जाएगा। अब इसको काटें तो ये लगभग कितने पे घटता है 3.01 गुणा में 10 की पावर है 12 सेकंड। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना होगा, अर्ध आयु काल कितना होगा, अर्ध आयु काल लगभग 3.01 गुणा में 10 की पावर 12 सेकंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण तत्वों की त्रिज्याएं लगभग समान होती है, विश्लेषण कीजिए। देख बेटा, द्वितीय व तृतीय संक्रमण तत्व होते हैं ना, वो जैसे द्वितीय और तृतीय संक्रमण तत्वों के बीच में 4F के 32 तत्व आ जाते हैं। 4F के कितने तत्व आ जाते हैं, 4F के 14 तत्व आने से अपन किस में 4D से 5D के अंदर आते हैं। 4D से 5D के अंदर आते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है 32। और कोष की संख्या 1 बड़ी है लेकिन परमाणु क्रमांक 32 बढ़ता है। और इसमें 4F के तत्वों को संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। 4F 4D से 5D के बीच में आने के दौरान इसको बीच में 14 तत्व किसके हैं, लेंथेनम के। किसके तत्व हैं, लेंथेनम के। और 14 तत्व लेंथेनम के आ जाते हैं तो इसका रीजन लिखा जाता है लेंथेनाइड आकुंचन। लेंथेनाइड आकुंचन, लेंथेनाइड आकुंचन। तो सीधी सी बात है, द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की त्रिज्याएं लगभग समान होती है। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि इसमें 4D से 5D में जाते हैं तो 32 परमाणु क्रमांक बढ़ता है। और 32 परमाणु क्रमांक किसके कारण बढ़ता है कि 14 तत्व 4F के यानी लेंथेनम तत्व आ जाते हैं, और जिसको क्या कहा जाता है, लेंथेनाइड आकुंचन कहा जाता है। लेंथेनाइड आकुंचन के कारण इनकी त्रिज्याएं क्या होती है, समान होती है। निम्नलिखित उपसहसंयोजक यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। उपसहसंयोजक यौगिक है, उनके IUPAC नाम लिखने हैं। नाम लिखते समय देखो सीधा सा दे रखा है। सबसे पहले देखो लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, तो सबसे पहले एमीन का नाम लिखेंगे। तो नाम क्या होगा, पेंटाएमीन, पेंटाएमीन क्लोरिडो, फिर क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, कोबाल्ट। और फिर क्या जाएगा, थर्ड, क्योंकि कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था 3 है, +3 है।
कोबाल्ट थर्ड है क्लोराइड, क्लोराइड ये नाम हो जाएगा। दूसरे का आईयूपीएसी नाम देखें तो सबसे पहले प्रत्यय ना धनायनिक, तो सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम। फिर थोड़ा स्पेस छोड़ के ट्राई ऑक्जिलेटो, ट्राई ऑक्जिलेटो, क्योंकि इसमें लिगैंड जो है ना वो C2O4 है, तो ये कौन सा होता है, ऑक्जिलेट होता है। ट्राई ऑक्जिलेटो पोटेशियम, ट्राई ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। इसका ऑक्सीकरण अंक निकालें तो इस पे माइनस का 2 होता है, तो +3 प्लस x प्लस माइनस का 2 गुणा में 3, इसका ऑक्सीकरण अंक आएगा 3 आएगा, +3 एल्यूमिनेट है थर्ड। तो ये इनके नाम थे। तो पहले का नाम क्या हुआ, पोटेशियम एमीन क्लोरिडो कोबाल्ट है, कोबाल्ट है थर्ड क्लोराइड है। और दूसरे का क्या होगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट है थर्ड होगा। अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों के विपाटन का नामांकित चित्र, सीधी सी बात है, डी कक्षकों की ये ऊपर की तरफ ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है ऊर्जा। और अष्टफलकीय संकुलों में डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। डी के अंदर कितने होते हैं, 5। जैसे लिगैंड इनके पास आता है तो इनकी ऊर्जा, 5 कक्षकों की ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ जाती है, 5 कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। और फिर क्या होता है, जैसे लिगैंड आक्रमण करता है तो 3 कक्षकों की ऊर्जा पहले की तुलना में कम, और 2 की ऊर्जा पहले से क्या हो जाती है, ज़्यादा। जिनकी कम होती है उनको T2G, जिनकी ज़्यादा होती है उनको क्या कहा जाता है, EG। इनके बीच में जो ऊर्जा गैप होता है उसको कहा जाता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। शॉर्ट में बोल दूँ तो CF है SE। और ये जो गैप होता है ना, इसको अपन बोलते हैं डेल्टा O से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा O से। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाना था, इतनी चीज़ समझानी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोटि व आणविकता में कोई 2 अंतर लिखना है। कोटि और आणविकता में क्या लिखना है, कोई 2 अंतर। अब कोटि किसको बोलते हैं, वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों का योग, यानी वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों का योग, अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों का योग। कोटि कहलाता है, कोटि कहलाता है। दूसरा, आणविकता किसे कहते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं, अभिकारक है अभिकारक अणुओं की टक्कर होती है, एक साथ टकराने वाले, एक साथ टकराने वाले अणुओं की संख्या एक साथ टकराने वाले अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। ठीक है, दूसरा देखो बहुत सारे अंतर हैं, इसको मैं ये से लिख सकता हूँ, ये कौन सा होता है बेटा, प्रायोगिक राशि होती है। क्या होती है, प्रायोगिक राशि होती है। ये क्या होती है, प्रायोगिक राशि होती है। ये क्या होती है कि सिद्धांत होता है, सैद्धांतिक राशि है। दूसरी बात, ये शून्य या भिन्नात्मक हो सकती है, भिन्नात्मक हो सकती है। ये शून्य नहीं, शून्य एवं भिन्नात्मक नहीं।
इस तरह से, ठीक है। इसका मान मैक्सिमम 3 हो सकता है, इसका मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे अंतर अपन कर सकते हैं। दूसरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ जैसे आणविकता होती है, ये जटिल अभिक्रियाओं के लिए, जटिल और सरल दोनों के लिए लिख सकते हैं, जटिल एवं सरल। और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिखी जाती है, सरल अभिक्रिया के लिए, जटिल अभिक्रिया के लिए नहीं लिखी जाती है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो इसके लिए अपन लिखते हैं r बराबर के r की पावर 0। दूसरा, अपन एक अभिक्रिया का वेग, जैसे अभिक्रिया सामान्यतः ले लेता हूँ r चेंज इन प्रोडक्ट, इसके लिए दूसरी अपन ऐसे लिखा जाता है dr अपॉन में dt, ऐसे लिखते हैं। अब दोनों अभिक्रियाओं को वेग बराबर करने के लिए, दोनों अभिक्रियाओं का वेग बराबर करने पर दोनों समीकरण, तो माइनस dr अपॉन में dt बराबर के r की पावर कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। और किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस dr अपॉन में dt बराबर के, आगे सोल्व करते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। तो ये क्या हो जाएगा, dr अपॉन में dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के, या फिर मैं ऐसे लिख दूँ dr बराबर क्या होगा, माइनस के dt। ये तो कौन सी होगी, अवकलित वेग समीकरण होगी। इसका समाकलन करने पर, इसका समाकलन करने पर, इसका समाकलन करने पर समाकलन करते हैं तो dr बराबर माइनस कर देते हैं के dt, और समाकलन करते हैं तो समाकलन का नियम ये कहता है dr का तो क्या हो जाएगा, r बराबर माइनस के टी प्लस सी, जहाँ सी समाकलन स्थिरांक है, जहाँ सी समाकलन स्थिरांक है। नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ सी क्या है, समाकलन स्थिरांक है। सी के लिए अपन करें तो t इक्वल टू 0 पर r इक्वल टू क्या हो जाता है, r0। तो पीछे वाली स्लाइड में हमने देखा था r इक्वल टू क्या था, माइनस के टी प्लस है c, तो c की जगह अपन t बराबर 0 रखें। तो इसको कैसे कर सकते हैं, r की जगह कितना आ जाए, r0 बराबर माइनस के, t की जगह कितना आ गया 0, प्लस कितना आ गया c, तो c बराबर कितना आ जाएगा, r0। अब c की वैल्यू रखने पर, c का मान रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा, r बराबर माइनस के टी प्लस r0। इनको आगे पीछे कर लेते हैं, के टी को इधर लेके जाता हूँ, इसको इधर लेके जाता हूँ, तो ये क्या बचेगा, के टी बराबर r0 माइनस r। ये अपनी समाकलित वेग समीकरण बन जाती है, ठीक है। तो के टी बराबर, इसको भी लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं अपने के टी बराबर r0 माइनस है r। तो जहाँ k क्या होता है,
वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक, टी समय, आर नोट अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता होती है, प्रारंभिक सांद्रता, और आर क्या होता है, टी समय पर क्रियाकारक की अभिकारक की सांद्रता होती है। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन था। तो सीधी सी बात है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का व्यंजक है व्युत्पन्न करना था, तो इस तरह से व्युत्पन्न करके दिखाना था। नेक्स्ट आता है, अभिक्रिया के औसत वेग व तात्क्षणिक वेग में विभेद कीजिए। किसी क्षण विशेष पर, क्षण विशेष के ऊपर वेग होता है, क्षण विशेष पर जो वेग होता है उसी को क्या कहते हैं, और इसको क्या बोल दूंगा, क्रियाकारक की सांद्रता में कुल परिवर्तन, कुल परिवर्तन बटे में परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय, यानी अभिकारक की कुल, अभिकारक या उत्पाद की कुल सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। यह तात्क्षणिक वेग, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग होता है। ठीक है, किसी क्षण विशेष पर अभिकारक या सांद्रता, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। और किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन तथा अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन में हुए लगे समय का अनुपात क्या कहलाता है, औसत वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, औसत वेग कहलाता है। ठीक है, इसको अपन क्या व्यक्त करते हैं, डी आर अपॉन में डी टी। इसको कैसे व्यक्त करते हैं, डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी। दूसरी बात, अपन ऐसे भी कह सकते हैं, जो सांद्रता समय ग्राफ होता है ना, सांद्रता समय ग्राफ होता है, इस ग्राफ का किसी भी बिंदु पर ढाल होता है टेन थीटा, टेन थीटा होता है, वो तो किसको व्यक्त करता है, तात्क्षणिक वेग को। किसको बेटा, तात्क्षणिक वेग को व्यक्त करता है। और किसी विशेष समय अंतराल में ये जो सांद्रता परिवर्तन होता है, ये जो सांद्रता परिवर्तन होता है, तो इसको अपन कौन सा बोलते हैं, औसत वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, औसत वेग। तो अपने से अंतर पूछा है, औसत वेग क्या होता है, एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन तथा परिवर्तन होने में लगने वाला समय का अनुपात है, औसत वेग कहलाता है। किसी क्षण विशेष पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है, तात्क्षणिक वेग कहा जाता है। ये क्या होता है, एक थोड़े समय अंतराल के लिए होता है। अगर डेल्टा टी की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी हो, 0, तो तात्क्षणिक वेग होता है, वो तो क्या होता है, थोड़े समय अंतराल के लिए होता है। लेकिन औसत वेग क्या होता है, लंबे समय अंतराल के लिए होता है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वैसे ही तरीका है बेटा, एक अभिक्रिया ले लेता हूँ, आर चेंज इन प्रोडक्ट। इसके लिए दो तरीके से अपन अभिक्रिया का वेग लिख सकते हैं, आर बराबर के, आर की पावर कितनी कर दूँ, 1। दूसरा अभिक्रिया का वेग अपना आर बराबर लिख सकते हैं माइनस डी आर अपॉन में डी टी, ये होता है। ठीक है, माइनस डी आर अपॉन में डी टी, ये होता है। दोनों को इक्वल कर दो, तो माइनस डी आर अपॉन में डी टी बराबर के, आर की पावर कितनी कर दूँ, 1 कर दूँ। अब देखो दोनों को इधर उधर करके देखते हैं, तो ये तो हो गई कौन सी, अवकलित वेग समीकरण हो गई। कौन सी होगी, अवकलित। दूसरी बात, इसको इधर लेके तो माइनस डी आर अपॉन में आर बराबर के डी टी, माइनस का साइन इधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन में आर बराबर माइनस के डी टी। समाकलन करने पर इसका समाकलन कर देते हैं, समाकलन करने पर, समाकलन करते हैं तो सीधी सी बात है, इसका समाकलन कर दो, डी आर अपॉन में आर माइनस के डी टी। ठीक है, इसका भी क्या कर दें, समाकलन कर दें। समाकलन करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, देखो आर की पावर -1 है, इसका समाकलन होता है एल एन आर। क्या होता है, एल एन आर।
बराबर माइनस के टी प्लस सी, सी समाकलन स्थिरांक, समाकलन है स्थिरांक। नेक्स्ट थोड़ा सा सी के लिए उसी प्रकार सी के लिए t इक्वल टू 0, सी के लिए t इक्वल टू 0 पर r बराबर है r0, ये रख ले। तो मान रख देते हैं इसमें, कौन से में, सी ln r की जगह क्या हो जाएगा r0 इक्वल टू के माइनस के, टी की जगह 0, फिर सी आ जाएगा। तो अपन रखते हैं ln r0 बराबर माइनस के गुणा में 0 प्लस सी। तो सी बराबर क्या आ गया, ln r0, इसका मान रख देते हैं। मान रखने पर क्या बचेगा, ln r बराबर क्या बचा, माइनस के टी प्लस ln r0। अब के टी को इधर लेके आ जाता हूँ और इसको इधर लेके आता हूँ, तो ये क्या बचेगा, के टी इक्वल टू क्या बच, ln r0, ये माइनस ln r। अब पता है ln को जब लोग में बदलते हैं 2.303 से गुणा करते हैं, तो सीधी सी बात है के टी बराबर 2.303 लोग। अब माइनस का लोग होता है ना, वो बट्टे में आ जाता है, तो क्या हो जाएगा r0 बटे r। ये सूत्र कायम करना था अपने को, ठीक है। तो ये किसका था, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग व्यंजक का सूत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित कीजिए। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ये कोई विद्युत अपघट्य का विलयन होता है और इसके अंदर ये इलेक्ट्रोड होता है। इस इलेक्ट्रोड तथा इस विद्युत अपघट्य के विलयन के मध्य, इस इलेक्ट्रोड तथा इस विद्युत अपघट्य के विलयन के मध्य जो विभवांतर होता है उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड विभव। यानी ये इलेक्ट्रोड जिस भी चीज़ का बना होता है, चाहे उसी पदार्थ का विद्युत अपघट्य का विलयन हो चाहे दूसरे का, लेकिन इन दोनों विलयन और इस इलेक्ट्रोड के बीच में क्या होता है, विभवांतर होता है। इसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ईंधन सेल का नामांकित चित्र बनाइए। ईंधन सेल का नामांकित चित्र बिल्कुल आसान है, अपने सिलेबस में हाइड्रोजन वाला दे रखा है, ठीक है। एक तरफ से ऑक्सीजन गैस भेजो, एक तरफ से हाइड्रोजन, बीच में पोरस पोर्ट है। यहाँ से कौन सा H2O निकलेगा, ये छिद्रित पात्र है, छिद्रित पात्र। यहाँ से अगर इस साइड से O2 दे रहे हैं, इस साइड से क्या दे रहे हैं, H2, तो ये तो किसकी तरह काम करेगा, यहाँ से तार जोड़ेंगे, ये इलेक्ट्रोड की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, एनोड, और ये किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह। ये चित्र था, किताब में स्पष्ट दे रखा है, देख लेना। उसके बाद CuSO4 के विलयन, CuSO4 के विलयन को 1 एम्पियर की धारा को 15 मिनट तक विद्युत अपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान की गणना कीजिए। सीधी सी बात है, निक्षेपित द्रव्यमान W बराबर ZIT होता है। क्या होता है, ZIT होता है। ये फैराडे का नियम है। दूसरी बात, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, W बराबर निक्षेपित पदार्थ का द्रव्यमान बराबर MW मोलिकुलर वेट अपॉन में N इंटू I इंटू T। अब देखो, कॉपर का परमाणु द्रव्यमान होता है, या फिर मैं ऐसे बोल दूँ इसको, मैं ऐसे बोल दूँ, MW कॉपर का होता है वो 63.5 होता है, ठीक है। N का मान 2 होगा, क्योंकि Cu+2 है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में जाता है, Cu में। तो N बराबर कितना हो गया, 2।
दूसरी बात है इंटू F4 लिखो फैराडे। आई की वैल्यू कितनी है, कितने एम्पीयर की धारा है, 1 एम्पीयर की धारा है। टी बराबर कितना है, 15 मिनट है इंटू 60 है, सेकंड हमेशा सेकंड में लेना होता है, तो इसकी वैल्यू रख दें। तो ये कितना हो गया 63.5 गुणा में 63.5 गुणा में आई की वैल्यू 1 गुणा में ये कितना हो गया 15 गुणा में 60 बटे में एन की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 96,500। इसको गुणा भाग कर लेना चाहिए। इसकी वैल्यू आएगी वो 0.29 ग्राम के करीब आएगी, 0.29 ग्राम आएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल विभव को परिभाषित कीजिए। सेल विभव क्या होता है, एक सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो कैथोड होता है, दूसरा क्या होता है एनोड होता है। एक कैथोड होता है, दूसरा क्या होता है एनोड है। और एक कैथोड है, मान लेता हूँ ये 2 सेल थे, इसमें कैथोड व एनोड के मध्य, ये कैथोड और एनोड थे, इनके मध्य जो विभवांतर होता है, किसी सेल के कैथोड तथा एनोड के मध्य जो विभव में अंतर होता है उसको क्या कहा जाता है, सेल विभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल विभव कहा जाता है। किसी सेल के या कोई भी कैथोड तो क्या होता है बेटा, एनोड होता है वो तो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, और कैथोड होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ इसको कि कैथोड द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता और एनोड द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण दान करने की क्षमता का अंतर ही क्या कहलाता है बेटा, सेल विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल विभव। या फिर ऐसे सिंपल सी भाषा यही होगी कि किसी सेल के कैथोड तथा एनोड के मध्य विभव में जो अंतर होता है, कैथोड तथा एनोड के अपचन विभव में जो अंतर होता है उसको क्या कहा जाता है, सेल विभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल विभव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकी चित्र बनाइए। बहुत अच्छे से आपने सीखा होगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होता है, इसमें प्लेटिनम ब्लैक से लेपित HCl का विलयन भरा होता है एक पात्र में, HCl विलयन। यहाँ पे PT ब्लैक लेपित प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है जिससे एक वायर जाता है उसको बाहर, यहाँ से एक H2 गैस होती है वो 1 ATM पर भेजी जाती है। और ये क्या होता है, PT ब्लैक लेपित PT इलेक्ट्रोड, और ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होते हैं। H2 गैस बबल्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 298 केल्विन पर 0.100 MkCl विलयन की चालकता 0.0129 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स है। तो 0.100 MkCl विलयन की मोलर चालकता की गणना कीजिए। तो मोलर चालकता लैम्डा m इक्वल टू क्या होता है, कैपा इंटू 1000 अपॉन में C होती है। कैपा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.0129 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स है। C की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.1 है, मान लो सीधा ही। तो लैम्डा m मोलर चालकता इक्वल टू क्या होगा, 0.0129 गुणा में 1000 बटे में 0.1। अब देखो बेटा पॉइंट से ये पॉइंट यहाँ पे आ गया और ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, काट दो, 129। तो इसका मात्रक होगा सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर